धन्यवाद। आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज मैं यहाँ पे कैसे हूँ, बड़ी मुश्किल से हूँ। ये मेरे पास जो है दैट इज एंटिसिपेटरी बेल की कॉपी है, राइट। तो ये कार्यक्रम ना हो पाए, इसका सारा बंदोबस्त ऑलरेडी कर दिया था दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने कि भाई ये 30 नवंबर वाले दिन से पहले ये इंसान जेल में हो जाना चाहिए, राइट। तो लेकिन कुछ शुभचिंतक हैं हमारे, और हमारे कुछ दोस्त हैं, अपने नीलेश ओझा जी, एडवोकेट नीलेश ओझा, या हमारे सोमनाथ भारती जी, राइट। सो खैर उन सब की बदौलत, आप सबकी दुआ से जेल में करने की पूरी कोशिश की, बट नाउ आई एम हियर विद यू। ये उन्होंने बोला, सोमनाथ भारती जी ने, कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल है हमेशा अपने पास ही रखना बिल्कुल, कि कभी भी कोई आए तो आपको ये दिखाना है, राइट। तो ये पास में ये रहा, राइट। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जो शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप तक पहुंचे। तो इसके लिए जितनी सारी कोशिश हो सकती थी वो सारी कोशिश की, और वो सारी कोशिश शायद आगे करते भी रहेंगे। लेकिन किस्मत की बात है दैट वी आर हियर। और जब मैं यहाँ पे हुई तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से सारी बातें सुने, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैं ये बताना चाहूंगा कि सच्चाई की क्या कीमत है वो मैंने देखी है, सच बोलने की क्या कीमत है, ये कीमत हमने चुकाई है। और मुझे पता है कि इससे भारी कीमत भी आने वाले दिनों में चुकानी पड़ सकती है, और हम तैयार भी हैं उसके लिए। और थैंक यू। राजीव दीक्षित जी, उनका जन्म आज के दिन हुआ। किसी का कब जन्म होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उनका जो आखिरी सांस उन्होंने आज के दिन ही लिया, 30 नवंबर, ये उनके कंट्रोल में फिर भी था। अगर वो सच्चाई बोलना छोड़ देते तो शायद आज भी जिंदा रहते। ऐसा मान सकते हैं या नहीं मान सकते, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि उन्होंने उनसे मैं कभी मिला नहीं अपने जीवन में, और बट मैं उनके ही पथ पे चल रहा हूँ। ये आप में से कई लोगों ने देखा भी, और मैं जानता हूँ कि वही एक राइट तरीका है। तो आप सब मीडिया, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो ऑब्वियसली हमने सिर्फ मीडिया को बुलाया, और हमारे जो मित्र और हमारे डॉक्टर्स की हमारी टीम, और हम सब ने आप सब के सहमति से, ये सहमति का यहाँ पे आप सब ने सिग्नेचर किया, और आपकी सहमति से आज हम ये चाहते हैं कि राजीव दीक्षित जयंती नेशनल ट्रुथ डे, राष्ट्रीय सच्चाई दिवस के रूप में मनाया जाए, जो कि आज का दिन 30 नवंबर। कम से कम एक दिन आप हिम्मत करके सच्चाई बोलिए, एटलीस्ट वन डे, राइट। और वो जो हिम्मत करके सच्चाई बोलेंगे ना, उस रात को आपकी अच्छी नींद आएगी। फिर जब भी आप चाहते हैं कि अच्छी नींद आए, तो बस यही एक तरीका है, जो सच है उसको वैसे के वैसा कर बोल दें। तो खासतौर पे जिससे किसी की लाइफ एंड डेथ का मामला हो, तो इससे बड़ा काम मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है। तो प्रॉब्लम तो यही है कि हम सच नहीं बोलते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अभी इस दुनिया में, हमारे देश में एक ऐसा भयंकर सच जो अगर बोला जाए तो लाखों लोगों की जान एकदम से बच जाए, तो वो सच मैं आप तक तो पहुंचा देता हूं, मैं लोगों तक भी पहुंचाऊंगा, लेकिन आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप लोगों तक पहुंचाएं। अभी आप कोरोनाकाल.tv में, मानस टॉक्स में लाइव मुझे देख रहे हैं, और उसके अलावा साधना प्लस न्यूज टेलीविजन चैनल जो टाटा स्काई उस पर भी लाइव देख रहे हैं, और रात को साधना जो मेन चैनल है उस पर रिकॉर्डेड होगा, और 2 दिन बाद 2 दिसंबर 5:30 बजे सुदर्शन न्यूज टीवी पे भी रिकॉर्डेड होगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, दीज आर ऑल थिंग्स जो षड्यंत्र के तहत आप तक ना पहुंचे, उसकी पूरी कोशिश की गई। और अब बिना देरी किए मैं अगले 10 मिनट में वो सारी चीज आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर रिस्पांसिबिलिटी आपकी है, आप उस इंफॉर्मेशन का क्या करने वाले हैं, दैट यू नो बेटर। तो शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप क्रिएटिनिन एक वर्ड है जो आपने सुना, क्रिएटिनिन बढ़ गया। आपने अक्सर सुना किडनी पेशेंट्स की, तो ये एक डरावना शब्द है कि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ चुका है। दैट इज अ वेरी डेंजरस वर्ड। और अब ये बढ़ने का मतलब क्या है, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। आपका सारा डर क्रिएटिनिन से निकल जाएगा, और वो डर निकलते ही जितने सारे किडनी पेशेंट इस देश में हैं, कम से कम आधे किडनी पेशेंट अभी खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, वो किडनी पेशेंट रहेंगे नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। इस सोच के साथ देखिए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल क्या है, तो बोलेगा क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल है अप टू 1.2 mg पर डेसीलीटर, 1.2 mg पर डेसीलीटर। अच्छा, उसके ऊपर अगर क्रिएटिनिन आ जाए तो क्या होगा, एबनॉर्मल लेवल है, तो आप बीमार हैं, आपका किडनी काम नहीं कर रहा।
एक सवाल आप पूछिए क्लियरली कि कितना बढ़ने से इंसान की डेथ हो सकती है। अगर मैं क्रिएटिनिन लेवल किसी का 100% बढ़ा दूं, यानी कि डबल कर दूं, तो 1.2 का डबल कितना होता है? 2.4। तो क्या कोई डेथ हो जाएगी? 100% छोड़िए, मैं उसको 1000% बढ़ा दूं, 1000%, यानी कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितना होगा? 12, राइट, लगभग 12 राइट, मतलब 1000%, यानी कि 10 गुना बढ़ा दूं तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं 2000% बढ़ा दूं क्रिएटिनिन किसी का, 2000%, 2000%, यानी कि वो 20 से ऊपर कर दूं, 24, 25, राइट, 25, जहां तो स्टैंडर्ड 1.2 तक था, उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने क्रिएटिनिन बढ़ा दिया, 24 कर दिया, क्या डेथ हो जाएगी? अच्छा, मैं 3000%, 3000%, राइट, अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल बॉडी में बढ़ जाए, क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी? अगर क्रिएटिनिन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना, जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। देयर इज नो सच थ्रेशोल्ड, राइट। क्रिएटिनिन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो। क्रिएटिनिन कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि इसका विपरीत, जिन लोगों की क्रिएटिनिन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा होते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, लार्जेस्ट स्टडी, राइट, जिसमें 5388 पेशेंट्स, सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था, कई साल चला। इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रिएटिनिन कम था, नॉर्मल था, उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन टू जिनका क्रिएटिनिन काफी बढ़ा हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो क्रिएटिनिन लेवल कम होना मतलब आपका किडनी हेल्दी है, और ज्यादा होना यानी कि आप मौत के करीब है, ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इसका उल्टा कोरिलेशन जरूर है। एविडेंस इज देयर, राइट, एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ऐसा क्यों है? जिनका क्रिएटिनिन ज्यादा था वो ज्यादा लंबा जिए, क्योंकि क्रिएटिनिन ज्यादा तब होता है जब आपके बॉडी में मसल्स ज्यादा हों। जिन लोगों की बॉडी में जितना ज्यादा मसल्स, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा, तो उनके ब्लड में ज्यादा क्रिएटिनिन बनेगा, राइट। जिनके बॉडी में कम मसल्स होंगे तो बॉडी की सपोर्ट स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो वो फ्रेजाइल बॉडी है, वो जल्दी मर सकते हैं। तो ज्यादा क्रिएटिनिन का मतलब, पहला मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बॉडी में ज्यादा मसल्स है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में, ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कोई डैमेज नहीं है, उसमें किडनी का अच्छा या बुरा से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मसल मोर, क्रिएटिनिन मोर, नंबर 1, राइट, पहली इंपॉर्टेंट बात। सो दूसरी बात, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करता है, लाइक एन इम्यूनिटी, राइट। तो क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। दूसरी बात, कब? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया कौन मारेगा? वो क्रिएटिनिन ही मारेगा, राइट। ब्लड में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज अ क्रिएटिनिन विच विल किल। तो अब डॉक्टर देखे आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया तो क्या बोलेगा? आप तो किडनी पेशेंट हो गए, राइट। तीसरी बात, जब आप स्टीरॉयड लेंगे ज्यादा, एस्पिरिन की तरह दवाइयां लेंगे ज्यादा, तो आपका क्रिएटिनिन लेवल एज ए रिजल्ट बॉडी बढ़ा देगा। एक प्रोटेक्टिव बॉडी का मैकेनिज्म है, ताकि वो जो स्टीरॉयड है उसके असर को, उसके डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, राइट। तो उस वक्त ये होना चाहिए कि वो एस्पिरिन या स्टीरॉयड लेना कम कर दो, बंद कर दो, राइट। लेकिन वो उस वक्त जो क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उस क्रिएटिनिन का मतलब आपका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपना क्रिएटिनिन चेक कराइए, जैसे आज अभी चेक कराने के बाद जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, आप पेट भर के मीट खाइए, मीट, रेड मीट खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा क्रिएटिनिन चेक कराइए, 3-4 गुना बढ़ा मिलेगा। क्योंकि जब आप एनिमल फूड खाते हैं, आप लिटरली क्रिएटिनिन खा रहे हैं, और क्रिएटिनिन जब आप खा रहे हैं तो ये पेट से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ब्लड में क्रिएटिनिन की लेवल क्या होगी? बढ़ेगा ना। तो क्या इससे ये हम समझें कि किडनी खराब हो गई? ट्राई अंडरस्टैंड, क्रिएटिनिन जो है वो आप खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, या आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये 4 हैं। एक ये भी हो सकता है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, तो जो फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू क्रिएटिनिन, वो नहीं हो पा रहा, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया। ये सिर्फ एक फैक्टर है, 5वां फैक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किसी का भी क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उन 5 में से कोई एक कारण होगा, उनमें 4 कारण पॉजिटिव है और 1 कारण जरूर नेगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे जब भी कोई पेशेंट जाता है उसको क्रिएटिनिन ज्यादा दिखता है तो क्या कंक्लूड करते हैं? किडनी फेलियर का पेशेंट है,
राइट? क्लियरली किडनी फेलियर के पेशेंट है। आप में से किसी को अगर मुझे किडनी फेलियर का पेशेंट बनाना तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको पेट भर के मैं रेड मीट खिला दूंगा, कुक्ड मीट, राइट, किसी भी फॉर्म में, तो आपका क्रिएटिनिन 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो लोग एनिमल फूड खाते हैं, मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूं कि डू नॉट टच और ईट एनिमल फूड। व्हेन यू ईट एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट, यू आर ईटिंग क्रिएटिनिन। एक तरफ तो बोल रहे हैं क्रिएटिनिन वेस्ट है, दूसरी तरफ वही चीज खा रहे हैं। ऊपर से जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो बोल रहे हैं किडनी की गलती है। सो क्रिएटिनिन बढ़ गया तो ये कंक्लूड कर लो कि आपका किडनी खराब है, राइट? ये डायग्नोस्टिक का जो एक सोच है, ये सोच उतना ही गड़बड़ है। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो आपको मैं दूरबीन देता हूं और दूरबीन लेके आपको बोलता हूं देखिए दूरबीन से कितने लोग जख्मी हैं, देखिए कितने लोग जख्मी हैं। भाई कैसे देखें? जिनके बॉडी में लाल लाल खून दिखेगा वो लोग ज्यादा जख्मी, कम खून दे कम जख्मी, कोई खून नहीं है लाल, राइट? तो आप देखने लगते हैं कि इनके लाल खून लाल खून लाल खून, राइट? आप देखते हैं अब मेरे जैसा कोई आदमी मिल जाता है, राइट? तो ये क्या दिख रहा है? दूर से दूरबीन से क्या लगेगा? ये खून लगेगा, राइट? हर लाल चीज खून नहीं भी हो सकती है ना, राइट? वो कोई रंग हो सकता है, वो जूस हो सकता है, राइट? वो उसका डिजाइन हो सकता है। तो हर लाल चीज को खून बताना, राइट? ये ठीक ऐसे ही है हर हाई क्रिएटिनिन को किडनी पेशेंट बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक शेड्यूल के तहत पहले तो आपको बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो क्या करना है? किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका, और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे, याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें। किडनी स्टार्ट शटिंग डाउन, किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है, यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है। यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है, किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले तो उसका क्रिएटिनिन को बढ़ा के बोलते हैं क्रिएटिनिन आपका दुश्मन है, देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट है, तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ। बस एक डायलिसिस करने की देर है, वो मुट्ठी में आ गया, अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है, अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी। याद रखिए जो डायलिसिस है ये 1 लाख करोड़ का व्यापार है, 1 लाख करोड़ का व्यापार है। और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा 50,000 का आता है, एक अटेंडेंट भी होता है, उसका भाई, उसका बेटा, राइट, और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है। तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना, ये एक अपने आप में बीमारी है। तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे, और हमने एक मेथड लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पोस्चरल मेडिसिन, यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईंट रख देंगे और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे किडनी पेशेंट, जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएंगे रोज 2 से 4 घंटे, तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है, बॉडी का किडनी। ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे, अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और काफी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जब प्रचार होने लगा, लोग अपने आप ठीक होने लगे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिया, और एफआईआर की उन्होंने गुजारिश की। तो आज मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इन्विटेशन दिया, स्पीड पोस्ट से दिया, टेलीफोन से दिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ्रॉड है, तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए। तो चैलेंज के लिए हमने उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे कोई आईएमए का आदमी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट? तो अगर उनको इतनी फिक्र थी तो, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं आपके इस लाइव के माध्यम से कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कोरोनाकाल.tv/डायलिसिस फ्री, इसी वक्त जो लोग लाइव हैं इसी वक्त आप चाहे तो कोरोनाकाल.tv/डायलिसिस फ्री में जाएंगे तो पहले 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है, पहले 100 पेशेंट का ऑलरेडी डाल दिया है। तो मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सबने मिलके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, पिछले 70 साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए, बदले में मैं आपको 100 पेशेंट दे रहा हूं। और अगर ये सब, थैंक यू,
ये 100 पेशेंट आप टेस्टिमोनियल से अगर आप ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनवाइट करता हूं आप आइए हमारे हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस डेराबस्सी चंडीगढ़ में हॉस्पिटल है। ये देखिए इनका डायलिसिस हो रहा है, कैन यू सी दैट? ये रियल किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे जाते थे, लेकिन आप देखिए आप कि वो अब ये बाथटब है, इस पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे ये बैठ गए हैं और ये आराम से म्यूजिक सुन रहे हैं और ऐसा 2 घंटे तक बैठ रहे हैं। और जब ऐसा आप बैठते हैं तो आपका बॉडी, आपकी किडनी फंक्शनिंग अपने आप शुरू हो जाती है, आपका बॉडी डायलिसिस अपने आप शुरू कर देता है, आपका यूरिन आउटपुट अपने आप बढ़ जाता है। जो एक्सेस पोटेशियम बॉडी में है, एक्सेस क्रिएटिनिन बॉडी में है, एक्सेस सोडियम बॉडी में है, बॉडी अपने आप ही उसको या तो पसीने के रास्ते निकालता है या यूरिन के रास्ते निकालता है। तो ये आप देखिए ये हमारे पेशेंट्स हैं, राइट? इस तरह से डायलिसिस हो रही है और ऐसा जब कुछ दिन तक करने लगेंगे, मतलब 1 महीना करेंगे, उसके बाद 1 महीने से 3 महीना, उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो किडनी डायलिसिस की वजह से या उन स्टीरॉयड की वजह से खराब हो चुका था वो किडनी अब ठीक हो गई, पहले की तरह ब्रांड न्यू किडनी, राइट? तो मैं आपको, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है जिन्होंने मुझे बोला है कि भाई ये तो फ्रॉड है, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनको मैं इनवाइट करता हूं, यू कम, आइए हमारे हॉस्पिटल और देखिए। और वहां पे इस वक्त भी राइट नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे कम से कम एट ए टाइम 50 से 100 पेशेंट्स किडनी फेलियर वाले जो आते तो हैं आखिरी डायलिसिस करा के, और ज्यादातर ऐसे होते हैं जो उसके बाद कभी जीवन में डायलिसिस सेंटर जाते नहीं हैं। तो एक तरफ सच्चाई है और एक तरफ वो प्रोपेगेंडा है, राइट? इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि किडनी खराब होती है, डायलिसिस से किडनी खराब होती है। और जितनी सारी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं इसका सबूत मैं आगे देता जाऊंगा, राइट? और इसके अलावा भी आपके दिमाग में सवाल हो तो प्लीज राइट डाउन, मैं 10 मिनट और बोलूंगा, फिर आपके सवाल जवाब भी हम लेंगे। तो पहला चैलेंज मेरा आईएमए को कि हम तो अपने 100 पेशेंट दिखा रहे हैं, राइट? वो ऑलरेडी टेस्टिमोनियल है, मैंने लिंक आपको दे दिया। आप भी अपने एक पेशेंट दिखाइए पिछले 70 साल में ठीक किया हो तो, ओनली 1 पेशेंट, राइट? ये थैंक यू। अब मेरा दूसरा चैलेंज आपसे, ये देखिए ये जो 360 डिग्री अगर मैंने कैसे ठीक किया, हाँ, हमारे हॉस्पिटल में तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं जो पिछले महीने हमने रिलीज किया था। ये किताब फ्लिपकार्ट में, अमेजन में बेस्ट सेलर है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री में पढ़ सकते हैं और ये फ्री का लिंक है bishrup.com/360 डिग्री। जिस दिन ये किताब लॉन्च की हुई थी उसी दिन हमने फ्री लिंक भी दे दिया था, राइट? सो हमारा इरादा कोई व्यापार करने का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेजन में डाला है ताकि वो वर्ल्ड वाइड चला जाए, राइट? वहां भी 200 रुपए का है, लेकिन आप फ्री में देख सकते हैं। तो वो साइंस क्या है, वो रेफरेंस क्या है, एवरीथिंग इज देयर, राइट? तो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट जब कोई बोलता है ये तो फ्रॉड इंसान है तो लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन तो आ ही जाता है। वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम भी ट्राई करते हैं, वो सोचते हैं यार आईएमए बोल रहा है तो कुछ तो ठीक हो गई। अब मेरा चैलेंज नंबर 2 आईएमए को, ये चैलेंज आज नहीं दिया, ये चैलेंज मैंने दिया था 8 अप्रैल 2018 को चैलेंज दिया था, 3 साल हो गए इस चैलेंज को दिए, कि एचआईवी एड्स, आप बोलते हैं एचआईवी एड्स, बहुत दुख की बात है कि हर 200 में से एक भारतीय छुप छुप के एचआईवी की दवाई खाता है। डायबिटीज की दवाई जो खाते हैं वो तो ओपनली बोलते हैं मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं, लेकिन एचआईवी एक ऐसा टाइबू बना दिया है कि शर्म की बात बता दी कि वो किसी को बता भी नहीं सकता, इस तरह का माहौल कर दिया है। तो और वो दवाइयां फ्री में डिस्पेंसरी में मिलती है, वो फ्री नहीं, वो टैक्स पर हमारे पैसे से वो दवाइयां विदेशी कंपनी को देके वो पैसे को घुमाने का एक तरीका है। मैं ये बोल रहा हूं कि एचआईवी नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में आज तक पाया ही नहीं गया, और अगर कोई बोलता पाया गया है तो ऐसा एक रिसर्च पेपर दिखा दे जो ये साबित करता हो कि हाँ एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस किसी की ह्यूमन की बॉडी में पाया गया, पहली बात। दूसरी बात, 2018 8 अप्रैल को मैंने चैलेंज दिया था कि अगर एचआईवी नाम का कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में है तो आप अपने पसंद का एक एचआईवी पेशेंट ले आइए, जिन्हें आप बोलते हैं कि एचआईवी पेशेंट है, सो कॉल्ड पेशेंट, उनके बॉडी के खून को निकाल के मेरे बॉडी में डाल दीजिए, मुझे एचआईवी हो जाना चाहिए। वो चैलेंज तब दिया था और आज भी ये चैलेंज जारी है यहाँ पे, राइट? अगर एचआईवी वाकई में है तो आप किसी भी पेशेंट जिसको आप बोलते हैं एचआईवी हो गया, उसको उसकी ब्लड मेरे बॉडी में डालो, मैं तैयार हूं, राइट? फिर लेकिन मुझे एचआईवी हो जाना चाहिए फिर, तभी मैं मानूंगा। और जबकि द ट्रूथ इज कोई वायरस होगा तभी तो। अब वो लोग जो बीमार हैं वो बीमार क्यों हैं? जिस दिन वो दवाई छोड़ देते हैं, इट इज कॉल्ड एआरटी थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, राइट? एआरटी थेरेपी, जिस दिन वो दवाइयां छोड़ते हैं जो एचआईवी के नाम पे प्रेस्क्राइब की गई, उस दिन से वो ठीक होने लगते हैं। यानी कि उस दवाई ने उनको बीमार करके रखा था। और वो परमानेंट बजट है कि हर साल हमारे भारत का जितना भी पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन का यूं कर लीजिए 200 में से हर एक आदमी 1 इन 200 वो दवाई जिंदगी भर ले रहा है, तो टैक्स पेयर का इतना पैसा तो सेट हो ही चुका है, राइट?
घुमा चुके हैं। तो वही चीज अभी हो रही है, राइट, कि वैक्सीन को परमानेंट कर ही दिया है, राइट, और वो एक अच्छा खासा अमाउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी से घूम के उनको मिल ही जा रहा है। तो मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि HIV कोई वायरस ह्यूमन बॉडी में पाया नहीं गया, इसके सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। bishrup.com/HIV में जाएंगे तो किताब रेडली हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है फ्री डाउनलोड के लिए। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके IMA को बोल रहा हूं, आपके जो कम से कम 1000 HIV के पेशेंट्स जो एक टाइम पे आपकी दवाइयों पे थे, उनको उनकी दवाइयां छुड़ा के आज उनमें से कोई भी दवाई नहीं ले रहा, ऐसे 1000 पेशेंट की डेटा मैं आपको देने को तैयार हूं। अगर आप लाइव कैमरे में आके हमसे मांगेंगे तो 1000 पेशेंट्स, 1000 पेशेंट्स, एक दो नहीं, और वो सारे जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस दिन से दवाई छोड़ी और DIP डाइट पे आए, धीरे धीरे दे स्टार्टेड इंप्रूविंग एंड नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, राइट। किसी को नहीं पता चला क्या था क्या नहीं था, राइट। तो HIV से बचने का तरीका क्या है? कि ये तरीका कि भाई आप HIV का टेस्ट मत कराओ, एक फालतू का टेस्ट है, वो टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बुक में आप पढ़ सकते हैं। ये मेरा चैलेंज नंबर 2, राइट, दैट HIV डू नॉट एग्जिस्ट। आपने एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, अगर तो एग्जिस्ट करता है तो किसने बताया? वेयर इज द रिसर्च पेपर, राइट? देयर इज नो रिसर्च पेपर विच सेज HIV इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, राइट। मेरा चैलेंज नंबर 3, ये चैलेंज जो है ना, ये हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है। हरियाणा मेडिकल काउंसिल का एक पत्र आया मेरे पास, एक कंप्लेन आई, हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से भी मैंने शेयर किया था ये चैलेंज। पत्र आया मेरे पास, कंप्लेन, कि आपने कोविड पेशेंट को किससे पूछ के ठीक किया? उनका सवाल था मुझसे, किससे पूछ के आपने कोविड पेशेंट ठीक किए? क्या आपने हमारी परमिशन ली? तो मैंने उनको जवाब दिया, भाई आप उनसे पूछिए ना किससे पूछ के वो ठीक हुए, जो ठीक हुए, तो मेरा चैलेंज नंबर 3 हरियाणा मेडिकल काउंसिल को भी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी है। क्या आपके पास कोई दवाई है जिससे कोविड या फ्लू ठीक होता हो, 100% इफेक्टिव हो, बिना किसी साइड इफेक्ट के हो? क्या ऐसी कोई दवाई है आपको? तो नाम बताइए। तो मेरे समझ से ऐसी कोई दवाई नहीं है। आप देखो ना, कौन पीछे प्लीज थोड़ा सा। हाँ, तो हाँ, दवाइयां निकालते हैं, लेकिन क्या इट इज प्रूवन टू बी 100% इफेक्टिव फॉर इवन द सीवियर ऑफ द केसेस? ये मेरा एक सवाल है, और उसका जवाब ये हो सकता है कि आप अलग अलग दवाइयों के नाम बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि जो नाइस प्रोटोकॉल है जिससे हमने 60,000 पेशेंट ठीक किए, तो आयुष मिनिस्ट्री की का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN आयुष मिनिस्ट्री, उनके डॉक्टरों ने हमारे कोविड सेंटर में जाके पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी किया 6 महीने तक कि क्या ये काम करती है, सीवियर पेशेंट पे काम करती है। 6 महीने बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे ना तो कोई मरता है ना कोई साइड इफेक्ट होता है, 3 से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं, और सीवियर पेशेंट में भी ये पूरी तरह से इफेक्टिव है। और ऐसा उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट बना के उन्होंने हमें ऑफिशियली मेल किया। तो हमारे पास तो आयुष मंत्रालय से ही आया हुआ चिट्ठी है जो आज भी है। ये चिट्ठी अगर आपको देखनी है bishrup.com/ayush, और ये चिट्ठी जब हमने आपको अगस्त महीने में रिलीज किया पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो आयुष मिनिस्ट्री के भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि डॉक्टर नहीं है, उनका ही एक खंडन आ गया, नहीं हम नहीं मानते इस ऑब्जर्वेशन स्टडी को। मतलब अपने ही डिपार्टमेंट में किए हुए डॉक्टरों के किए हुए ऑब्जर्वेशन स्टडी पे उनको शक है। अगर शक है तो दोबारा कर लो, वो जो ऑब्जर्वेशन स्टडी जिन पेशेंट्स पे वो आज भी जिंदा है, एक बार और कर लो, नए पेशेंट पे कर लो, राइट। तो उन्होंने कहा कि आगे हम और बताएंगे, और वो आगे आने वाला दिन कभी नहीं आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि NIN के अंदर अच्छे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की, 6 महीने, फिर एक स्टडी रिपोर्ट निकाली कि इफेक्टिव तरीका है, जिसपे हमारे नाइस एक्सपर्ट काम कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन ऊपर एक बैठा बॉस है जिसको कोई समझ नहीं है मेडिकल साइंस की, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये तो भाई हम नहीं मानते। उसके पीछे तर्क क्या है उन्होंने नहीं दिया। तो मेरा चैलेंज नंबर 3 कि भाई आई इन्वाइट यू कि आप हमारे डेटा आके देखो, जिन पेशेंट्स को हमने ठीक किया, राइट, एंड डेटा देखो, एंड देन if the data is wrong then I am liable, if the data is correct, right, सब लोग ठीक हो रहे हैं, तो इसको लोगों तक पहुंचाने के बीच में ना आके you help, ताकि लोगों तक पहुंचे, ये डर खत्म हो। That is the challenge number 3. चैलेंज नंबर 4, ये IMA को मेरा चैलेंज है, क्या कोविड वैक्सीन सेफ है? आपके पास कोई एक प्रूफ, क्या आपके पास कोई एक सबूत है कि ये कोविड वैक्सीन सेफ है? अगर है तो वो प्रूफ क्या है? देखिए, सच्चाई का डेफिनेशन क्या है? सच्चाई क्या का डेफिनेशन क्या ये है कि बहुत सारे लोग अगर एक ही बात, एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं तो उसको सच मान लेंगे। अखबार में अगर हर बार रोज एक ही चीज है तो उसको सच मान लेंगे। ये सच्चाई उसको कहते हैं जो साबित किया जा सके, जिसका कोई सबूत हो। पहले या दूसरा?
अगर कोई एक बात बहुत सारे लोग, बहुत सारा अखबार रोज बोलेगा तो वो सच दिख सकता है, बट सच बनेगा नहीं। वो सच तो तभी बनेगा ना जब वो साबित किया जाए, उसका कोई एविडेंस हो। अगर आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि लाखों लोग बोल रहे हैं या हर बार अखबार में आ रहा है, क्या वो आधार बन सकता है? या आप कोई सबूत दे दें तो आधार बनेगा? तो इस बात को समझना होगा। जैसे भी आ रहे हैं कि भाई एक नया वेरिएंट आ गया, नया वेरिएंट आ गया, वो 10 दिन तक 10-10 बार अगर आप सुनेंगे तो 11वें दिन आपको खुद ही लगने लगेगा ये सच ही होगा। हमारा ब्रेन काम ही ऐसे करता। किसी ने पूछा अगर वो नया वेरिएंट है तो कहां है वो, उसका सबूत क्या है? किसी ने पूछा, WHO ने बोला। भाई WHO कोई भगवान नहीं है, उसके पास सबूत कैसे पता चला? सपना आया कोई? दे मस्ट प्रोड्यूस अ लेटर, कुछ तो आप एविडेंस दें। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं कि कोविड वैक्सीन सेफ है, सेफ है। आप जब भी आप मोबाइल में मैं किसी को फोन करता हूं सबसे पहले तो आता है कि ये सेफ है, सबको लगाना चाहिए। तो सेफ है तो उसका एक सबूत मैं मांग रहा हूं इस देश से, IMA से, आप सबसे एक सबूत मांग रहा हूं कि क्या सबूत है कि सेफ है, जबकि ये सेफ नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये जो आज किताब लॉन्च हुई है, ये किताब के अंदर ढेर सारे एविडेंसेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्लियर कट एविडेंसेस। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि प्रेग्नेंट वुमेन अगर ले ले अपने प्रेगनेंसी की शुरुआत में तो 82% चांसेस हैं कि वो बच्चा जो पेट के अंदर है वो अबॉर्ट हो जाता है। 82%, यानी कि ये एक षड्यंत्र है कि वो बच्चे और पैदा ना हो, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी तो लेती है ना वैक्सीन। बल्कि इसका उल्टा ये भी है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर वैक्सीन नहीं ले तो वो हॉस्पिटल में दाखिला ही नहीं होगा। मतलब कोशिश ये है कि भाई किसी भी तरह से एक बार वैक्सीन ले ले तो या तो बच्चा पहले ही मर जाएगा, और अगर किसी तरह से बच जाए तो उसकी बॉडी में इतने सारे विकृतियां होंगी कि लाइफ विल बी लाइक ए हेल, राइट। तो इसका सबूत अगर चाहिए तो आपसे बोलता हूं मैं, आप लाइव में हूं अभी, आप ये किताब खोलिए, अभी पढ़िए किताब, अभी विश्वरूप.com/IMA करेंगे तो ये किताब मिल जाएगी आपको। तो क्या ये इफेक्टिव है? अगर ये सेफ है भी, नहीं इससे कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा है तो होगा इसका। क्या कोई एक पेपर है आपके पास जिससे साबित होता हो कि इससे आपको फायदा है? तो वो पेपर कौन सा है? किसी ने पूछा? नहीं पूछा तो आप पूछेंगे, राइट। आप एक चीज लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेफ है, हाँ मान लिया सेफ है, लेकिन वो सेफ है उसका सबूत तो दे दो। और सेफ होना काफी नहीं है, इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, तभी तो, राइट। इफेक्टिव नहीं है तो मैं करूं क्यों उसको? तो इफेक्टिव है, द आंसर इज नो। उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 1% है, 1%। 99% नहीं है, 1%। अगर है तो वो भी अगर पहला वाला वायरस हो तो, नया वाला कुछ नहीं पता। 1% ऑफिशियली 1% है। अच्छा, वो 1% मैं जो बोल रहा हूं सबूत मैंने तो यहां इसके अंदर दे दिया है, और आप इसको इस बुक के अंदर देख सकते हैं। पहले कुछ पन्नों में ही मैंने सबूत दे दिया, और मैं देश से आपसे सबसे सबूत मांग रहा हूं कि ये सेफ एंड इफेक्टिव है, इसका एक सबूत दे दो। सबूत दो, अखबार मत दिखाओ कि अखबार बोल रहा है। अखबार में तो एक एडिटर बैठा होता है, उसको जितना पैसा दिया उतना बोलेगा जोर से। तो चैलेंज नंबर 4, चैलेंज नंबर 5, ये चैलेंज आपके डॉक्टरों के लिए नहीं है, ये पेशेंट के लिए चैलेंज है। जब भी कोई डॉक्टर कोई भी आपको ट्रीटमेंट देता है, दवाई देता है, तो आपसे एक ही चीज पूछे, डॉक्टर साहब आपके बोलने पे ट्रीटमेंट मैं ले लूंगा, लेकिन क्या इस ट्रीटमेंट के लेने से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी या मेरे लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर मैं कुछ भी ना करूं तो? अगर तो अच्छा हो जाएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, थोड़ी बहुत भी लाइफ स्पैन थोड़ा और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, तो मैं ये कर लेता हूं, राइट। द आंसर इज, आपको जान के शॉकिंग लगेगा, जितनी सारी मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट है, चाहे वो कीमोथेरेपी है, चाहे डायबिटीज की दवाई है, हाइपरटेंशन की दवाई है, अभी तक के मेन स्ट्रीम एविडेंसेस, एलोपैथी के खुद के एविडेंसेस ही ये बोलते हैं कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो, फॉर एग्जाम्पल कैंसर, सभी को एक तरह का कैंसर है। आधे लोग वो जो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी रेडिएशन कर रहे हैं, दूसरे लोगों के पास पैसा नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनकी आयु भी लंबी रही और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लंबी रही, इन कंपैरिजन टू जिन्होंने सारी बातें मानी और वैसे का वैसे ही किया। ये मैं तो फिर बोल ही रहा हूं, लेकिन ये सारे एविडेंस में है, लेकिन इसकी विपरीत एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने किया तो उनकी लाइफ बढ़ गई, राइट। तो आप जब भी कोई इलाज कराते हैं, आपका मेन पर्पस क्या है इलाज कराने का? यही पर्पस है ना कि आपकी आयु अच्छी हो जाए, आपको कंफर्ट मिल जाए, यही तो पर्पस है, या आप और बीमार पड़ जाएं, राइट। तो ये एक सवाल पूछना है, ये सवाल एज ए अवेयर पेशेंट आप पूछना है, और वो सारे सबूत अगर आपको चाहिए तो वो सबूत, ये किताब है 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, विश्वरूप.com/1 इसमें जाएंगे तो ये सबूत सारे एविडेंसेस, मेडिकल एविडेंसेस मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब चैलेंज नंबर 6, जिसपे अभी मेरे अरेस्ट के लिए सारी तैयारी हो गई थी, जेल जाने के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी, वो ये कि डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं कि डायबिटीज ठीक हो सकता है, जबकि ये कानूनी जुर्म है बोलना कि डायबिटीज ठीक हो सकता है। अगर आपने बोला डायबिटीज ठीक हो सकता है तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के तहत आपको अरेस्ट करने का भी एक प्रावधान है।
तो लेकिन ठीक हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक हो सकता है, ठीक तो होता ही है, राइट। तो मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, मेरा चैलेंज नंबर 6 ये है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। उन सबको इनवाइट किया था, आए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सुन रहे हैं या जो लोग सुन रहे हैं वो मेरी बात पहुंचाएं। चैलेंज ये कि आपने पिछले 70 साल में किसी भी एक डायबिटीज पेशेंट को ठीक किया है? अगर किया तो वो कौन सा पेशेंट और कैसे ठीक किया आपने? पूरे IIM पूरे एलोपैथिक लॉबी मिलके पिछले 70 इयर्स में एक भी पेशेंट को ठीक किया तो बता दो, और कैसे ठीक किया, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लाइव आके आप पूछें मुझे, तो हमने कम से कम मैं आपको 1 लाख पेशेंट की डेटा अपने घर से लाकर दूंगा, 1 लाख पेशेंट। शर्त ये कि आप लाइव कैमरे में मांगेंगे। हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने मुझे मेल किया कि भैया आप डेटा दो, कोविड पेशेंट को ठीक किया बोलते हो। हमने उनको डेटा भेजा, फिर चुपचाप बैठ गए। हम मेहनत से, मेरी सारी टीम को लगा के 15 दिन मेहनत करके फिर मैंने वो बनाया, डेटा भेजा, इस उम्मीद से कि वो डेटा अगर ठीक निकलेगा तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। वो तो दबा दिया उन डेटा को भी। इसीलिए मैं डेटा दूंगा तब जब आप लाइव मांगोगे, ऑन कैमरा मांगोगे मुझसे, और देते वक्त भी ऑन कैमरा ही दूंगा मैं, राइट, ताकि देश पूछे तो सही इस डेटा का किया क्या आपने। और वो लोग हैं जो जिंदा हैं अभी, राइट, वो एविडेंस को मिटा नहीं सकते। कितने डेटा मैं दूंगा? 1 लाख। आप पूरे लॉबी ने मिलकर पिछले 70 साल में एक डायबिटीज पेशेंट ठीक नहीं किया, और मैं अकेले 1 लाख पेशेंट काटी थे। 1 लाख तो मिनिमम है जो मेरे पास डेटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूं, राइट, 1 लाख। और फिर भी वाई शुडंट आई से डायबिटीज कैन बी क्योर्ड? क्यों ना मैं बोलूं डायबिटीज क्योर हो सकता है? जरूर हो सकता है, इवन इफ ये उल्लंघन है, वो जो एक्ट है उसका, अगर आपके हिसाब से, जिसके हिसाब से जेल भी हो सकता है। और न केवल मैंने पेशेंट ठीक किए, और ये bishop.com/type1 केस स्टडी में जाएंगे तो मेरे पेशेंट जो ठीक हुए हैं उनकी केस स्टडी रेपुटेड जर्नल में प्रिंट भी हुआ है, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स में। तो वो जर्नल देख लो, जर्नल की भाषा समझ आती है तो पेशेंट की भाषा समझ आती है, पेशेंट देख लो, टेस्टिमोनियल। या फिर एक और तरीका है कि आप अपने हिसाब से कोई भी एक डायबिटीज पेशेंट हमें दे दो, और 15 दिन बाद वापस ले लो उस पेशेंट को, देखो वो ठीक होता है कि नहीं होता है, राइट। सो 15 नहीं तो 20 दिन लग जाएंगे, इतना ही लगेगा, तो डायबिटीज ठीक होता है। और लेकिन अब ये सब आया कहां से कि भाई ये एक्ट आया कहां से? 1954 एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, की दवाइयां ठीक, ये कि कोई बोल नहीं सकता, ये एक्ट आया कहां से? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। वो ये कि 1930 की बात है, जब देश गुलाम था, तब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे जो है घरेलू दवाई आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं, तो उन्होंने नाम दिया ये बाजार मेडिसिन, मतलब फालतू का मेडिसिन, कि लोग तो बाजार मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं, एलोपैथी को कोई पूछता नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन को कोई पूछता नहीं है, उनके ब्रिटिश से आए हुए मेडिसिन को पूछता नहीं है। तो उन्होंने कमेटी बनाई 1930 में, कमेटी का नाम दिया द ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930, और उस कमेटी को ये काम दिया, आप किसी भी तरह से बाजार मेडिसिन से लोगों का विश्वास हटाओ, ताकि वो जो हमारी दवाइयां वो लेना शुरू कर दे। ये एक काम दिया उनको, और ये काम उन्होंने 10 साल में पूरा किया। 10 साल बाद ड्रग एक्ट 1940 आया, राइट, तब भी देश गुलाम था, और उसके वही जो ड्रग एक्ट 1940 है वही बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। बोलने का मतलब ये है कि अभी भी वो एक्ट के बहाने लोगों को जेल में डालने की जो धमकी देते हैं, ये एक्ट अंग्रेजों के गुलाम जो थे, वो गुलाम का नाम सर RN चोपड़ा, ये नाम मैंने निकाला, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लंदन गैजेट 1909 में सर RN चोपड़ा जो हैं, जो अंग्रेजों के जो आर्मी में ये डॉक्टर थे, यानी कि जिसे राजीव भाई दीक्षित की भाषा में काला अंग्रेज बोल सकते हैं हम, राइट। तो ये इन्होंने ही, वो ड्रग कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने ही एक ऐसा एक एक्ट लेके आ गए 1940, उसी एक्ट को पकड़ के ये IMA DMC अभी तक चल रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको मैं अगर समराइज करूं तो उसी एक्ट के IMA मेरे हिसाब से उसी एक्ट के नाजायज औलाद हैं और कुछ नहीं है। वही एक्ट पकड़ के कि कोई भी अगर इंसान, ठीक है, आयुर्वेद से, होम्योपैथ से, नेचुरोपैथ से ठीक कर देता है, तो उस एक्ट को उठा के दिखाओ, उसको उठा के जेल में बंद करो। और ऐसा हुआ है। आप में से जो लोग नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, आप क्या करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट ठीक होता है, चुप, बताना नहीं क्या आप ठीक हो गए, अब बताना नहीं, मतलब एक कान में बताना, अगर बताना भी तो इतने डरे सहमे हुए हैं ठीक करने के बाद, राइट। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये एक्ट कब तक रहेगा, इसको चैलेंज तो करना पड़ेगा। वो चैलेंज करने का दिन आज से बढ़िया क्या हो सकता है, तो नेशनल फूड डे।
तो मैं आप सबके साथ ये चैलेंज करता हूं कि एक्ट को रद्द किया जाए। ये एक्ट से क्या है कि वो जो आईएमए जैसी लॉबी है वो पनपती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, तो इसको हमें रद्द करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे 6 चैलेंजेस हैं जिसके लिए जो आईएमए को मैं देना चाहता था। मुझे पता था वो नहीं आएंगे कभी, वो उन्होंने भी सोचा था ये तो जेल में जाने वाले हैं। ये जो हमारे पास बेल है मुझे कल ही मिली है, कल रात को, परसों आई और कल मेरे वकील ने पकड़ाया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ, राइट। तो उन्हें उम्मीद थी कि भाई ये सब चीज आउट नहीं होगी। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, राजीव भाई के पथ पे बढ़ें, या जो काम उन्होंने किया वैसे और लोग पैदा हों इस दुनिया में, या हम और वीरेंद्र जी और हमारे आचार्य मनीष जी हम लोग भी आपको सच बताते रहें, ये तभी हो सकता है जब आप हमारा साथ दें। नहीं तो नहीं हो सकता बहुत दिनों तक, राइट। आपको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जो जिनके खिलाफ हम लोग हैं, मतलब सच्चाई को सामने रखने के लिए, उनके पास बहुत सारे षड्यंत्र हैं और वो एक साथ हैं एक दूसरे के, तो हमें साथ देना पड़ेगा। आपका साथ मैं चाहता हूं, और साथ 3 तरीके से आप दें। और पहला कि आप मुझसे जुड़ें, और जुड़ने के लिए एक नंबर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे है 9871186229 9871186229। आप में से जो भी लोग ठीक हुए हैं DIP डाइट से, 3 स्टेप फ्लू डाइट से, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बनाएं अपने बारे में बता के आप कैसे ठीक हुए, डायबिटीज से ठीक हुए हों, किडनी फेलियर से ठीक हुए हों, तो वो आप हमें भेजें। और जो भी बीमारी का आप ठीक हुए भेजेंगे तो बदले में हम भी आपको कुछ वीडियोस, कुछ अच्छी बातें भेजते रहेंगे जो आपके लिए काम की चीजें होंगी। तो इस तरह से जुड़ने का एक बहाना मिल जाएगा, तो ये जरूर करें। अगर आपने किसी को ठीक किया तो उनके बारे में बता के वीडियो बना के भेजें, राइट। तो जो अगर आप ये सोचते हैं कि यू वांट टू कंट्रीब्यूट विद आवर टीम, अक्सर ऐसा आता है कि हम कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कहाँ पैसे डोनेट करें। आपको पता ही है कि हम पैसे कहीं से लेते नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। अगर आपके पास पैसे थोड़े से फालतू हैं तो अपने आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, तो आप अगर उनको देंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें ही दे दिया, राइट। तो ये मैं बोलता आया हूं पहले भी और आज भी बोल रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका मन करता है कि आप कुछ ना कुछ मुझे देना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो एक तरीका ये है कि अगर आप ठीक हुए हैं तो वो बताइए हमें, वो हमें मदद करेगी, राइट। तो क्योंकि अगली जो मेरी हियरिंग है वो 15 दिसंबर की, तब तो कोर्ट पूछेगा भाई आप तो बोल ठीक कर देते हो, कौन लोग वो, हाँ, तो फिर हमारे पास डेटा तो है, लेकिन आप जब जुड़ेंगे ना तो वो स्ट्रेंथ मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ज्यादा। तो आप आज ही इस नंबर पे एक छोटा सा वीडियो बना के अपने बारे में, कहाँ पे रहते हैं और कैसे ठीक हुए, 1 मिनट 2 मिनट का, 3-4 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, छोटा होगा तो ज्यादा अच्छा है, वो भेजिए। पहली बात। दूसरी बात, साधना चैनल में आज रात को 9 बजे यही वाला प्रोग्राम आएगा, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट, तो टीवी में आएगा। तो आप ये सारी बातें लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, बस इतना बोलिए कि साधना चैनल आज रात को 9 बजे आपको खोलना है, और या फिर सुदर्शन न्यूज 5:30 बजे 2 दिसंबर को खोलना है, या कोरोनाकाल.tv जो हमारा इंटरनेट चैनल है उस पे तो हर वक्त ही ये वीडियो रहेगा। तो लोगों तक पहुंचाइए इसको आज 9 बजे, और सुदर्शन न्यूज में शाम को 5:30 बजे 2 दिसंबर को, या कोरोनाकाल.tv में तो हमेशा ही रहेगा ये, राइट। अभी तो साधना प्लस न्यूज में टाटा स्काई में चली रहा है। और एक आखिरी बात, देखिए आप में से जो लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का आईएमए ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट किया है, तो आप में से बहुत लोग जज भी होंगे, कोई वकील होगा, कोई आईएएस अधिकारी होगा, कोई डॉक्टर होगा, राइट। तो आप सच का साथ दीजिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हमारा साथ दीजिए, आप सच का साथ दीजिए। सच या तो हम हैं या तो वो है। तो आप कैसे सच का साथ दे सकते हैं, तो खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो आईएमए छत्तीसगढ़ को कांटेक्ट करें, और उनको ये मेरे 7 चैलेंजेस जो bishrup.com/IMS, इसके अंदर वो 7 चैलेंजेस हैं जो मैंने आज जिसकी बात की, वो सातों चैलेंजेस उनको दिखाएं और उनका जवाब मांगे। जो दिल्ली में रहते हैं वो दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जवाब मांगे। ये 7 चैलेंजेस आपके लिए है, क्या आप इसको सही समझते हैं, गलत समझते हैं, उनकी राय लें, राइट। अगर तो हम गलत हैं तो भाई हमें तो फांसी दे दो, हम तैयार हैं, और अगर तो वो गलत हैं तो उन्हें गद्दार साबित करो, ऐलान कर दो ये गद्दार लोग हैं, राइट। दोनों में से दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते, तो ये आपको करना पड़ेगा। और अगर नहीं ऐसा करेंगे तो याद रखिए, देखिए हमारी आपकी जो उम्र है ना काफी निकल गई है, आने वाले जनरेशन को भुगतना पड़ेगा आपके शांत रहने की वजह से, राइट। सो
इसीलिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो अपने घर से रहते हुए बिना ज्यादा मुश्किल के भी इनमें से ये 3 मैंने चैलेंज दिए हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यहां तक आप मेरे ये 7 सवाल पहुंचाइए और उसका सही जवाब जो भी है, राइट, वो वेरीफाई कीजिए। मैंने तो सारे सबूत के साथ ही ये 7 सवाल दिए हैं। इस किताब में सारे सबूत हैं। ये किताब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग यहाँ फिजिकली बैठे हैं उनको तो ये किताब ऑलरेडी मिल गई है, या जाते हुए आप ले लीजिए, राइट। आप मुझे चैलेंज कीजिए, हमारी टीम को चैलेंज कीजिए। खास तौर पे हमारी टीम में डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं, हमारे यहाँ बैठे हैं, जो MD पीडियाट्रिक्स हैं, MD कम्युनिटी मेडिसिन है, 2 MD इन्होंने किया हुआ है। इनके दिल में भी देशभक्ति है राजीव भाई की तरह। और जब इन्होंने देखा कि बच्चों के हेल्थ के बहाने पंजाब के सारे बच्चों को कंपलसरी वैक्सीन लगाया जाएगा, तब इन्होंने आवाज उठाई। और वो आवाज उठाने का परिणाम ये हुआ कि इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ। और मतलब है कि जो भी आवाज उठाए उसको किसी भी तरह से कंफ्यूज कर दो, उनका ऐसे कर दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब साथ देंगे, हम और आप एक हैं, राइट। याद रखिए, एक जहाज है, एक देश, जहाज में कितने भी ऊपर क्यों ना बैठ जाएं, जब ये जहाज डूबेगा अल्टीमेटली आप डूबेंगे ही डूबेंगे। आप अगर सोचते हैं मैं तो बहुत ऊपर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान जब डूबा तो जो करोड़पति था वो भी डूब गया, जिसका कुछ नहीं था वो भी इस बराबर हो गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये देश किसी के खामोश रहने की वजह से, राइट, वो डूबने की कगार पे जाए, जैसा कि हम तो आज देख पा रहे हैं, शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं सिर्फ अब आपके सामने दो क्वेश्चंस रखूंगा। मानिक और मानिक की मम्मा आए हुए, एक बार इधर आए प्लीज स्टेज पे। मानिक और मानिक की मदर को इधर बुलाऊं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जब किसी की किडनी फेल होती है तो बीतता क्या है। 29 साल के दीपक की दोनों किडनियां फेल, 3 लाख रुपए चाहिए, अखबार में खबर छप रही है। शिव किडनी ढूंढ रहा है, किडनी फेल, इलाज को पैसे चाहिए, ये सब खबरें छप रही हैं बड़े बड़े अखबारों में। दोनों किडनी फेल, पैसे चाहिए, दोनों किडनी फेल, 2.5 लाख रुपए चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, अब दवाइयां चाहिए। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कोई व्यक्ति ढूंढ रहा है। अब एक व्यक्ति ने किडनी ट्रांसप्लांट कराई, दोबारा फिर फेल हो गई। अब दोबारा ट्रांसप्लांट कहां से कराएगा। मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि पहली किडनी इसको इसकी वाइफ ने दे दी 2013 में, 2017 में वो भी फेल हो गई। अब कहां से वाइफ लाए भैया। अब मुझे बताओ ना क्या करे बेचारा ये। अब फिर डायलिसिस चल रहा है। तो कहानी सिर्फ ये है कि जब जिसके ऊपर बीतती है, चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो, जब जिस पे बीतती है वो व्यक्ति गरीब हो जाता है, घर बिक जाता है, स्कूटर बिक जाता है, ज्वेलरी बिक जाती है। अभी ये मेरे पास इनका बच्चा रवि, मानिक को फोन करके बुला लो एक मिनट। ये मैं आपको सिर्फ एक सोशल इकोनॉमिक इंपैक्ट बताने लगा हूं। ये लेडी हमारे साथ हैं, डॉक्टर विश्वरूप सर भी जानते हैं, हमारा राजा भी जानते हैं। इनका बेटा है मानिक। मानिक अभी है नहीं, शायद नीचे गया हुआ है। आप सिर्फ बता दो कि क्या हुआ था आपके साथ और आपको क्या कहा गया था। हेलो, मेरा नाम रेनू है। मेरा बेटा 26 साल का है। तो उसको लास्ट ईयर सितंबर में पता चला था हमें कि किडनी की प्रॉब्लम है। तो हम दिल्ली में सारे, जैसे सबको पता है वेदांता सबसे बड़ा है, वहां तक डॉक्टर को दिखा के आए। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बच्चा आपका यंग है, आप अभी ट्रांसप्लांट करा लो, तो आप उसकी तैयारी करो, आप अपने सारे टेस्ट। हम तो सिर्फ मिलने गए थे एक बार, 3-4 डॉक्टरों से हमने कंसल्ट किया, सब ने यही बोला कि आप तैयारी कर लो, आप अपने मेरे लिए टेस्ट लिख के दे दिए कि आप अपनी किडनी दे देना, और मैक्सिमम मदर की किडनी मिल जाती है क्योंकि इसके पापा को शुगर है। तो उन्होंने सारा अपना एस्टिमेट वगैरह सब बताया। तो फिर हम लोगों को मतलब मेरे को मन में ही नहीं था कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट करानी नहीं है। मतलब अंदर से मेरे को फीलिंग थी कि मैंने ये काम नहीं करवाना है। तो हम लोगों ने मेरे छोटे जीजा ही हैं, सर के साथ हैं अटैच, तो हमने उनको बोला कि आप हमें ना, उस टाइम कोरोना चल रहा था और ये आपको लॉकडाउन था। कितना बताया था खर्चा? हमें 10 लाख तो उन्होंने बोला था, और जो टेस्ट वगैरह थे वो 2 लाख अलग से बोला था उन्होंने। आपने कितने हॉस्पिटल में दिखाया? हमने 3-4 हॉस्पिटल में। सबने ट्रांसप्लांट बताया? सबने ट्रांसप्लांट। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये लड़का 26 साल का यंग है, शादी हुई नहीं है, ये व्यक्ति अगर इस उम्र में ट्रांसप्लांट करा ले, एक तो इनके ऊपर खतरा जो किडनी दे रही है, और एक इसके ऊपर खतरा जो किडनी ले रहा है।
बेटा तेरे को कितने महीने हो गए कि आपको कोई ट्रांसप्लांट की या डायलिसिस तक की जरूरत नहीं पड़ी? 4 से 5 महीने हो गए मेरे को। क्या तेरे को कोई भी तकलीफ आई? नहीं। हमारे हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, आपको कोई थेरेपी लेने में कोई दिक्कत परेशानी, कोई भुक्का मारा हमने आपको? नहीं नहीं नहीं। आप बिल्कुल खुश हो? हाँ, आप खुद माइक पकड़ के बता दो आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं? मेरे को सर्वाइकल भी था, वो भी ठीक हो गया था मेरा, और उसके बाद मेरे को साइनस बहुत, मतलब बचपन से साइनस था मेरे को। बचपन से था मेरे को साइनस। तो अब मेरे को साइनस की, अभी दिल्ली का पोल्यूशन हर किसी को पता है, तो मेरे को हर साल पोल्यूशन के आसपास हो जाता था साइनस का अटैक, कंजेशन वगैरह। तो इस बार वो भी नहीं हुआ मेरे को। हर साल दिवाली पर इसकी एडमिट होने वाली नौबत आती थी, इतना साइनस हो जाता था। लेकिन इस साल हुआ क्या, पूछो इससे। तो ये है, अगर हमें करना है ना तो हमें ये यूथ को बचाना था हमें, इसीलिए ये डॉक्टर विश्वरूप सर हम लोगों ने मिलकर ये मुहिम शुरू करी। पेशेंट हमारे पास सैकड़ों हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक पेशेंट का एग्जांपल आपके पास रखा। ये पैसा भर सकता था, इसका मतलब नहीं है कि ट्रांसप्लांट करा ले। मैंने जो अखबारें दिखाई वो तो बेचारे पैसे भी नहीं भर सकते थे। सोचो, लोग गरीब हो जाते हैं, घर बिक जाता है। तो हमारी मुहिम सोशल मुहिम है, हम किसी को ठीक नहीं कर रहे, हम समाज को ठीक कर रहे हैं। अगर समाज को ठीक करने पे 1954 का मैजिक रेमेडी एक्ट लगता है तो लगता रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। किडनी पर देखो, मैं आपको सिर्फ रेफरेंसेस बता रहा हूं कि जो कुछ आप सुनते हो, जो कुछ आप कर रहे हो, जैसे सर ने बोला मेरे पास 1 लाख पेशेंट्स का डाटा मौजूद है जिनकी शुगर रिवर्स हो गई। तो वो सर ने जो की वो तो की, सर ने तो उसको क्रेडिट दिया, लेकिन उसका आयुर्वेद में हजारों साल पहले वर्णन किताबों में श्लोकों के रूप में किस तरह से है। जैसे डॉक्टर निधि बोला नव अन्न, पुराने टाइम पे कभी भी अन्न को, गेहूं को पुराना करके खाया जाता था, यानी कि पहले उसको ड्रमों में भरते थे नीम के पत्तों के साथ, बाद में उसको धोते थे, सुखाते थे और 1 हफ्ते का अनाज खाते थे, 1 हफ्ते का पिसवा के। आजकल क्या होता है, नए गेहूं को ही पीस देते हैं, जबकि वो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता। और बाबे नानक जो सर बताते होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक देव जी ने रोटी भी खाई थी, वो गेहूं की नहीं खाई थी, कोदरे की खाई थी, कोदरे की। कोदरा एक मिलेट है जिसमें 9.5% फाइबर है, जबकि गेहूं में सिर्फ 0.2% फाइबर, 1.2% फाइबर है, और चावल में 0.2%। तो हम अगर अनाज ही गलत खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे। तो सर डॉक्टर अजीत हमें किडनी के बारे में आयुर्वेद की बुक्स में क्या वर्णित है वो बता रहे हैं। डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। आयुर्वेद में जो चीजें बताई जा रही हैं वो यहां पे मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे चरक में, चरक चिकित्सा स्थान के अंदर 26वें चैप्टर के अंदर त्रिमर्मीय स्थान ये बताया गया है कि जो हमारी किडनी है वो हमारे ब्लैडर से रिलेटेड है, उसे वृक्क बोला गया है। तो ये हमारे चरक चिकित्सा स्थान में बहुत हजारों साल पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था कि किडनी में होने वाले जितने भी विकार हैं उन सभी को हम आयुर्वेद से बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। वो हमारी त्रिमर्मीय चिकित्सा के अंदर आता है। इसके अंदर एक श्लोक है, उसकी मैं कुछ लाइनें, पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं। पृथक मलय सर्वे कुपित निदाना मूत्र मागे पीड़यंती मूत्र तीता मूत्र कचता। इसका मतलब सिंपल भाषा में है कि मूत्र मार्ग में कोई भी निदान, कोई भी पॉजिटिव फैक्टर अगर लाई ऑन होता है तो वो हमारी किडनी को हैम्पर कर जाएगा, किडनी के नेचुरल फंक्शंस को रोक देगा। और वो निदान क्या है, वो कॉज क्या है, सिंपल, वो बीमारियां जिनकी हम अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, चाहे वो आपका डायबिटीज हो, चाहे वो आपका हाइपरटेंशन हो, चाहे वो आपका थायराइड हो, ये तीनों बीमारियों के जो मैं नाम ले रहा हूं ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मतलब जो आपके खाने पीने की चीजें हैं उनको आप अगर नहीं सुधारोगे तो ये बीमारी आपको कहीं ना कहीं पकड़ लेगी। अगर इनमें से किसी एक बीमारी से आप ग्रसित हो गए, जैसे मैं सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आप सिर्फ थायराइड से ग्रसित हो गए तो आपको बीपी की दवाई खानी पड़ सकती है, आपको शुगर की दवाई खानी पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उस बीमारी से पूर्णतः ठीक नहीं होंगे। हो सकते हैं अगर आप हमारे द्वारा बनाई गई जो चिकित्सा पद्धति यहां पे आपको विश्वरूप राय सर ने एक दिखाई, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि जो विश्वरूप सर ने हमें यहां पे डायलिसिस टब के बारे में दिखाया वो क्या है, उसके पीछे आयुर्वेद का लॉजिक है या नहीं, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। हमारे आयुर्वेद में स्वेदन चिकित्सा बताई गई है। स्वेदन चिकित्सा हमारे भाव प्रकाश निघंटू यानी कि हमारे जो लघुत्रीज हैं उनके अंदर, और हमारे जो बृहत्रीज हैं, हमारे चरक, उन्होंने बहुत सालों पहले बताई थी स्वेदन की चिकित्सा, जो कि एक अवगाह थेरेपी के अंदर आता है।
उस थेरेपी में सिंपल यही बताया गया है कि आपको किसी एक टब के अंदर उष्ण जल मतलब हॉट वाटर को लेकर उसकी स्टीम को लेना है, जिससे वैसोडाइलेशन प्रोसेस के थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं। वो ब्लड का फ्लो जो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल जो ऑक्सीजन का लेवल है उस ऑर्गन के लिए, उसकी हेल्दी लाइफ के लिए इंप्रूव करने के लिए जो चाहिए होता है, वो हम इस थेरेपी के थ्रू देते हैं। तो ऐसा कहीं नहीं है कि ये जो सर ने चीज इन्वेंट करी है वो कहीं भी रॉन्ग है, वो कंप्लीटली प्रूवन है हमारे आयुर्वेद में। और उसका एग्जाम्पल विश्वरूप राय सर ने यहां पे पोस्चरल मेडिसिन के अंडर ये दिया हुआ है। और ये 360 जो सर बता रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, 101%। और इसको मैं गारंटी के साथ आपको हमारे तथ्यों में, हमारी चरकों ने, हमारे वाग्भट्स ने, हमारे संहिता ने, हमारे जितने भी, अगर मैं बोलूं कि वर्ल्ड के जो फर्स्ट सर्जन थे सुश्रुत, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ हजारों सालों पहले। तो आपको वो बुक्स में टेक्सचुअल मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लासिकल नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कि जो बात हम कर रहे हैं, चाहे वो डीआईपी डाइट हो, चाहे नाइस प्रोटोकॉल हो, चाहे अभी 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन की बात हो, किडनी डिजीज रिवर्स करने की बात, डायबिटीज डायलिसिस को खत्म करने, ये कोई नई चीजें नहीं है, ये तो एंशिएंट है, उनको दबा दिया गया है। बट ये ऑलरेडी प्रूवन है, एंशिएंट चीजें हैं। जो प्रूवन है, एंशिएंट है, ऑलरेडी आयुर्वेद में है, उसको दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो सिर्फ इतना है कि उनको हम लोगों तक पहुंचाएं। और इस पहुंचाने की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए एट द एंड ऑफ इट मैं यही आह्वान करूंगा, आज राजीव दीक्षित जयंती के दिन, नेशनल ट्रूथ डे में, कि आप में से जो लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं या होम्योपैथ के चिकित्सक हैं, नेचुरोपैथी के चिकित्सक हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के, तो हमने मिलके एक जो हॉस्पिटल बनाया, दैट इज हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिकल साइंसेज, कि जो किस हॉस्पिटल तो है, साथ में एक इंस्टीट्यूट भी है, यानी कि यहाँ पे हम रिसर्च भी करते हैं। तो इस रिसर्च में हमारी टीम आपको, जो प्रैक्टिशनर्स हैं किसी भी थेरेपी के, आपको इन्वाइट करते हैं। अगर आप हमारी टीम के पार्ट बनना चाहते हैं, एज ए कंसल्टेंट, एज ए रिसर्च पार्टनर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखने के पर्पज से या कुछ नया करने के पर्पज से, तो ये जो नंबर है 987111862229, इस पर ही आप अपना थोड़ा सा डिटेल अगर लिख देंगे अपने बारे में, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी डायरेक्टली, एंड दैट विल एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमने आपको कुछ दिया, हर एक के पास थोड़ा थोड़ा कुछ होता है देने के लिए, खासतौर पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जरूरत है हर थेरेपी की, एंड उनमें से एक थेरेपी एलोपैथी भी है, बट उनमें से सिर्फ एक थेरेपी एलोपैथी है, ये हमें याद रखना होगा, राइट? वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो हम अगर सब इंटीग्रेट कर लें, दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन, दैट इज द बेस्ट आंसर। सो इसी उम्मीद से हम अभी आज के इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं कि एक समय आएगा हम सब जुड़ेंगे, जुड़ के इंसानियत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।